सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी से स्टार्ट करना था हमें, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। एपी के एन टर्म्स का सम। तो एक एपी ले लेते हैं सबसे पहले, A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN। इसका सम फाइंड करना है हमें। सम को हम एस एन से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एन टर्म्स है, तो सम का फॉर्मूला है इन सबके, इन सारे टर्म्स को ऐड करना है। उनको ऐड करने का फॉर्मूला है एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। स्मॉल a is first term of AP और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। तो n नंबर ऑफ टर्म, स्मॉल a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस है। आप फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करोगे तो जितने भी टर्म्स हैं AP के सबका सम होके आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सम ऑफ AP का एक और फॉर्मूला है, या इसका एक और वेरिएशन है। एक्चुअली ये दूसरा फॉर्मूला नहीं, इसी फॉर्मूला की एक और टाइप है। कैसे? n अपॉन टू a प्लस ए एन, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है n अपॉन टू a प्लस एल, वेयर l इज लास्ट टर्म ऑफ AP। लास्ट टर्म यहाँ पे ए एन है, तो लास्ट टर्म ऑफ AP l बोल दो या ए एन बोल दो, एक ही बात है। और फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का बन गया n अपॉन टू a प्लस एल या फिर a प्लस ए एन। अब देखते हैं ये फॉर्मूला यहाँ से कैसे बना, यहाँ से यहाँ हम कैसे आए, या इस फॉर्मूला से इस फॉर्मूला में कैसे आते हैं। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है यहाँ पे। nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला आप सबको पता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू n अपॉन टू, देखो 2a था ना अंदर, ये वाला फॉर्मूला देखो। अभी सबसे पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ वरना कंफ्यूजिंग, रेड 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 सारा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, n अपॉन टू, टू ए है, टू ए को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता हमें लिखने से। ऐसे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कुछ दिख रहा है, nth टर्म, तो a प्लस nth टर्म इंटू एन अपॉन टू, बस बन गया फॉर्मूला यहाँ से। तो ये इसका प्रूफ हो गया। कभी कभी एक छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन स्कूल्स में पूछ लेते हैं, बोर्ड्स में तो ये बहुत मुश्किल है ये प्रूफ दे ऐसा, पर स्कूल्स में 1 मार्क में पूछ लेते हैं, डिराइव दिस फॉर्मूला फ्रॉम दिस। तो एक ऐसा स्कूल में 1 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, डिराइव दिस फॉर्मूला फ्रॉम द बेसिक फॉर्मूला ऑफ AP। तो आप इजीली कर लोगे और ये फॉर्मूलाज आपको दोनों लर्न हो गए। अब एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। क्वेश्चन, if a is equal to 5 and b is 2, find sum of 7 terms of AP। AP के 7 टर्म्स का सम बताना है। तो इसका मतलब n की वैल्यू आपको 7 गिवन है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, Sn की वैल्यू बतानी है। Sn का फॉर्मूला लिखेंगे n अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे n की जगह 7 रख देते हैं, टू ए की जगह 5, डी n की जगह 7, डी की जगह 2। सॉल्व करते हैं इसे। 7 अपॉन टू, टू इंटू फाइव 10 प्लस 7 माइनस वन 6 इंटू टू 12, 12 प्लस 10 22, और ये कैंसिल, 7 इंटू 11 77 आंसर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन AP।
एपी में अगर आपको कभी बोल देंगे कि 3 टर्म्स ले लो अपनी मर्जी से, 4 टर्म्स ले लो, 5 टर्म्स ले लो, तो उसमें आप कैसे टर्म्स को सिलेक्ट करोगे? तो सिलेक्टिंग 3 टर्म्स, 3 टर्म सिलेक्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। एक टर्म ए ले लो, इसके बाद वाला टर्म ए प्लस डी, और इससे पहला टर्म ए माइनस डी। अगर आपको बोले 5 टर्म्स सिलेक्ट करने हैं तो बिल्कुल ऐसी ए प्लस डी, ए माइनस डी। अब एक और टर्म चाहिए तो ए प्लस 2d और ए माइनस 2। अगर आपको बोले 7 टर्म्स तो बिल्कुल सिमिलर है, ए माइनस 3d, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब जरूरी थोड़ी ना ऐसे बोलेंगे, आपको बोल सकते हैं 4 टर्म सेलेक्ट करो एपी में, 6 टर्म सेलेक्ट करो, तो इसमें कैसे करोगे? या फिर 2 टर्म्स भी बोल सकते हैं सिलेक्ट करके बताओ, पर बहुत ट्रिवियल हो जाएगा 2 टर्म्स बोलना, तो इसलिए ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3d और ए माइनस 3d। और अगर 6 टर्म्स बोलते हैं तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस 3d, ए माइनस 5d, ए प्लस 5d। तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे सेलेक्ट करने के लिए तो आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे सेलेक्ट करने के लिए तो ये वाला पैटर्न फॉलो करोगे। तो ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करने का मेथड है, और ये नीचे वाला यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करने का मेथड है। तो ये क्या है, टेंशन मत लो, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो ये 100% क्लियर होगा कि क्या है। अभी आपको ये चीज मेमोराइज करनी है और ये चीज अच्छे से लर्न करनी है कि कभी भी अगर आपको बोलेंगे किसी भी क्वेश्चन में कि 3 टर्म्स एपी में फाइंड करो तीनों टर्म्स को, या 3 टर्म्स एपी में ये एक्स वाई जेड कुछ भी बोले, 3 टर्म बोलेंगे तो ऊपर वाली मेथड से सॉल्व करोगे, 7 टर्म्स बोलेंगे तो ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है लिखने आते हैं ले लोगे, 4 टर्म्स बोलेंगे तो ये इवन नंबर वाली मेथड यूज करके ये वाले टर्म्स लोगे। अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने पे हमें क्लैरिटी मिलेगी, तो क्वेश्चन लिखो आप, द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज 27। द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ AP is 27 and their product is 504. Find them. तो आपको यहाँ पे कह रहे हैं एपी में 3 टर्म्स हैं, आपको उन तीनों टर्म्स को फाइंड करना है, उनका सम दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है। तो देखो 3 टर्म्स, घंटी बजी एकदम से, और 3 टर्म्स एपी में कौन से लोगे? एक तो ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये 3 टर्म एपी में। इन तीनों का सम आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, इनका सम कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 27। तो यहाँ पे देखो a प्लस ए इक्वल्स टू 27, 3a इक्वल्स टू 27, a इक्वल्स टू 27 अपॉन 3 मतलब 9, तो a की वैल्यू आ गई 9। अब जो बच्चा ये सोचेगा कि सर हम यही टर्म्स क्यों अज्यूम कर रहे हैं या यही टर्म्स हम क्यों ले रहे हैं, तो इसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल गया है। यहाँ पे आपने देखो ये टर्म्स लेने का फायदा क्या हुआ, ये टर्म्स हमने लिए तो सम में डी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया और ए की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से। तो ये टर्म्स लेने का पर्पस यही है, ये एक्चुअली कॉमन सेंस है, यहाँ पे भी कॉमन सेंस यूज करा है, पर जिन बच्चों को ये लॉजिक समझ में नहीं आता उनके लिए हम बोल देते हैं ऐसे कि हम टीचर्स लोग सब बोल देते हैं ऐसे कि ये लर्न कर लो, तो ये लर्न करना ज्यादा बेटर है, लर्न कर लो, टेंशन ही नहीं है। और अब सब बच्चों को लॉजिक भी समझ में आया होगा कि ये लेने का लॉजिक क्या है,
को लेने के बीच लॉजिक क्या होता है। अब दूसरी बात क्या बोली है, ए तो हमने फाइंड कर लिया, दूसरी बात बोली है देयर प्रोडक्ट इज 504, मतलब ए इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। किसी को प्रॉब्लम अगर है तो कोई बात नहीं, ऐसे ले लेते हैं, ए माइनस डी ए, इन तीनों का प्रोडक्ट 504 है। अब एक छोटी सी बात देखो यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे ए माइनस डी ए प्लस डी ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लीकेशन में तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर चेंज करा, ए माइनस डी और ए प्लस डी आपको ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दिख रहा होगा। ए की जगह 9 पुट करेंगे, 9 डी की जगह हमें फाइंड करना है, फाइंड करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504 अपॉन 9। तो 9 5 सा 45, 9 6 सा 54, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस 56। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81 माइनस 56। 81 में से 56 जल्दी से माइनस करो, हाँ तो डी का आंसर क्या आ गया, जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट बनाते हैं तो डी का आंसर प्लस माइनस 5 दोनों होता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट बनाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है, तो डी की वैल्यू प्लस और माइनस 5 दोनों आ गई। अब हमें नंबर ऑफ, हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, रुको जरा सब्र करो, अभी क्वेश्चन बचा है। फर्स्ट हमें नंबर ऑफ, हमें टर्म्स फाइंड करने थे। तो टर्म, पहला टर्म क्या है, ए माइनस डी, मतलब 9 माइनस 5 मतलब 4। दूसरा टर्म ए के इक्वल, और तीसरा टर्म ए प्लस डी मतलब 9 प्लस 5 14। तो 4 9 और 14 हो गए हमारे तीनों टर्म। अब डी की वैल्यू अगर माइनस 5 लेते हो तो ए माइनस ये डी इक्वल्स टू 5 के लिए था, और डी इक्वल्स टू माइनस 5 भी निकाल देते हैं, 9 माइनस माइनस 5 14, आंसर सेम ही आएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में एक्चुअली ये स्टेप में डी की बस वैल्यू निकाल देते हैं और वहां से आंसर फाइंड कर देते हैं, पर आप करेक्ट मेथड फॉलो करोगे, मेरे स्टूडेंट्स हो, अच्छे से आंसर करके आओगे ताकि कोई भी टीचर आपका मार्क्स कहीं पे भी ना काट सके। नेक्स्ट डी, नेक्स्ट टर्म है ए की वैल्यू तो 9, और नेक्स्ट टर्म है ए प्लस डी मतलब 9 प्लस माइनस 5, तो 9 माइनस 5 4। तो अगेन देखो 4 9 और 14 यही टर्म्स आए, चाहे डी माइनस 5 लो या प्लस 5 लो। तो ये टर्म्स लेने का फायदा देखो, एक फायदा कि डी की कोई भी वैल्यू ले लो आंसर सेम आएगा। दूसरा फायदा, हमें कैलकुलेशंस बहुत इजी पड़ी ये टर्म्स लेने की वजह से। क्यों? क्योंकि डी और डी देखो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, डी और डी कैंसिल हुआ तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से सीधा, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स में से हमने ए की वैल्यू रखी तो डी की वैल्यू आ गई, तो कैलकुलेशन इजी हुई, और दूसरा आंसर डी की कोई भी वैल्यू लेने पे फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे ए बी एंड सी आर थ्री नंबर्स इन एपी। ए बी एंड सी तीन नंबर है, एपी में है, तो एपी में है बी माइनस ए किसके इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस के। सी माइनस बी भी किसके इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस के। तो b माइनस ए सी माइनस बी के इक्वल होना चाहिए क्योंकि दोनों ही कॉमन डिफरेंस के इक्वल है। मैं b को एक तरफ लेके आ रहा हूँ और a को दूसरी साइड लेके आऊंगा, तो b प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस ए।
b प्लस बी, टू बी इक्वल्स टू सी प्लस ए। b की वैल्यू क्या आ गई, c प्लस ए अपॉन टू। तो आपको कभी भी चेक करना है कि तीनों नंबर एपी में है या नहीं, तो उसकी मेथड ये, एक्सट्रीम दो का सम का हाफ मिडिल टर्म के इक्वल होता है एपी में। ये एपी की एक और कंडीशन है, कंडीशन फॉर एपी, हाफ ऑफ sum of extreme term is equal to middle term। एक्सट्रीम टर्म्स का सम का हाफ मिडिल टर्म के इक्वल होता है, ये एपी की एक कंडीशन है। और आपको एक और चीज बताता हूं, मिडिल टर्म, if three terms are in AP, if three terms are in AP, middle term is known as arithmetic mean। ऑफ एपी, अगर तीन टर्म एपी में है तो उनमें से जो मिडिल टर्म है वो अर्थमेटिक मीन होता है। और अर्थमेटिक मीन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सट्रीम के दोनों टर्म्स को ऐड कर दो और टू से डिवाइड कर दो, मिडिल टर्म मिल जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इंसर्ट अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 7। 3 और 7 के बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है 5 and 10। तीसरा क्वेश्चन है 12/7 and 15/7। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक बीन का फॉर्मूला, एक्सट्रीम के दोनों सम्स को ऐड करके टू से डिवाइड, तो 3 + 7/2 मतलब 10/2 5। सेकेंड में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं सीधा एक्सट्रीम के दोनों का सम अपॉन टू, 15/2। थर्ड पार्ट में एक्सट्रीम के दोनों का सम अपॉन टू, तो कितना हो गया, 15 + 8 27/7 तो एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना हमें आ गया। पर इसमें कभी कभी एक और तरह का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कहते हैं जैसे इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन कोई भी दो नंबर 3 and 19। 3 और 19 के बीच में तीन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं हमें। तो ये अर्थमेटिक मीन 1, फिर ऐसे सेकंड अर्थमेटिक मीन, और ये तीसरा वाला में ये इंसर्ट करना है। अब ध्यान से आप देखो, ये जो बनी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन एपी में, अर्थमेटिक मीन डाल दिया तो अर्थमेटिक मीन वहीं पे तो एग्जिस्ट करते हैं जहां पे एपी होती है हमारे पास। तो दिस एक्सप्रेशन इज एन एपी। ये एक्सप्रेशन एपी है। तो एपी है, एपी का फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 19 है। यहाँ पे लास्ट टर्म का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये 3 है और लास्ट टर्म है फिफ्थ टर्म, तो n की वैल्यू 5 है लास्ट लास्ट टर्म के लिए, मतलब A5 की वैल्यू यहाँ 19 गिवन है।
तो अगर मैं आपको बोलूं A5 का फॉर्मूला लिखो या nth टर्म AP का फॉर्मूला लिखो A प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो फिफ्थ टर्म n की जगह 5, A प्लस 5 - 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म आपको पता है 3 है और ये 4D। फिफ्थ टर्म की वैल्यू आपको पता है 19, तो 19 माइनस 3 इक्वल्स टू 4D। तो 16/4 इक्वल्स टू डी, डी की वैल्यू आ गई 4 की इक्वल। कॉमन डिफरेंस पता लग गया। थ्री फर्स्ट टर्म पता है, तो एपी का ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म आपसे कोई पूछे तो बता दोगे उसे बहुत इजीली और हंसते हंसते बता दोगे, आपको ए और डी की वैल्यू ऑलरेडी पता लग चुकी है। तो ये एपी थी, एपी में 3 एम इंसर्ट करे हमने। क्वेश्चन दोबारा से आपको मैं समझाता हूँ हुआ क्या। एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर 19 है, इन दोनों के बीच में 3 एम्स इंसर्ट करने हैं। तो 3 एम इंसर्ट कर दिए। अब ये जो एक्सप्रेशन बनाई एपी में है ऑलरेडी, तो ये एक्सप्रेशन एपी में फर्स्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म की क्या वैल्यू है, एन की क्या वैल्यू है लास्ट टर्म के लिए 5, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3, लास्ट टर्म है 19, मतलब nth टर्म है 19। तो A5 इक्वल्स टू 19 है। A5 का मतलब A प्लस 5 - 1 इंटू डी, मतलब यहां से D की वैल्यू निकाल ली। अब D पता है, A पता है, AP का ये सेकंड टर्म ही तो है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, और सेकंड अर्थमेटिक मीन इस AP का थर्ड टर्म है, थर्ड अर्थमेटिक मीन इस AP का फोर्थ टर्म है। तो AM फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इज, तो AM 1 की वैल्यू क्या हो गई, सेकेंड टर्म के लिए क्या लिखोगे, सेकेंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2 है, तो फॉर्मूला लगा दो सेकेंड टर्म के लिए। a मतलब आपको यहाँ पे A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। A2 की वैल्यू A प्लस 2 - 1 इंटू डी। A की वैल्यू है 3, 2 - 1 1, 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 4, तो 7। सिमिलरली अर्थमेटिक, सेकेंड अर्थमेटिक मीन, ये थर्ड टर्म है, तो A3 के इक्वल A3 की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। फॉर्मूला A प्लस n - 1 इंटू डी, n की वैल्यू यहाँ पे 3 थी इसलिए 3 रखा, d की वैल्यू है 4, तो 3 प्लस 8 11। थर्ड अर्थमेटिक मीन, फोर्थ टर्म है, A प्लस 4 - 1 इंटू डी, 15। तो थर्ड अर्थमेटिक मीन हो गया 15, सेकेंड अर्थमेटिक मीन हो गया 11, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन 7। तो आंसर 7, 11 और 15 हमारा आंसर हो गया। तो 7, 11 और 15 हमारे 3 अर्थमेटिक मीन हो गए जो हमने इंसर्ट करे। अब मैं आपको इसका एक जनरल मेथड बताता हूँ इसका किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने का। अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करने का जनरल मेथड बताता हूँ। फर्स्ट टर्म आपको किसी भी दो नंबर्स में अगर n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, एक नंबर A है दूसरा नंबर B है, इन दोनों A एंड B के बीच में आपको n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो इसकी मेथड, तो फर्स्ट टर्म A और लास्ट टर्म B बन जाएगा, और बीच में n अर्थमेटिक मीन करने हैं, तो फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकेंड अर्थमेटिक मीन, सो ऑन अप टू n। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसे चलना है। यहाँ ये बीच में n टर्म्स है, तो AP में टोटल कितने टर्म्स होंगे, n तो ये बीच में है, और एक और ये दो दो एक्स्ट्रा और है, तो टोटल कितने टर्म्स है हमारे पास n + 2 टर्म्स।
अब लास्ट टर्म की पोजीशन क्या हो गई n+2। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको a पता है, तो लास्ट टर्म हमारा जो है l वो b के इक्वल है, और इसके लिए n की क्या वैल्यू है n+2। इसकी पोजीशन क्या है n+2। n याद है ना, पोजीशन को बोलते थे n, तो n क्या है यहाँ पे n+2, इसकी पोजीशन n+2। फर्स्ट टर्म तो a के इक्वल है, तो a की वैल्यू a के इक्वल ही ले लेते हैं। यहां से हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, b के इक्वल रख देते हैं। तो a की वैल्यू a, n की जगह n+2 -1 ऐसे ही, d, तो a प्लस n+1 इंटू डी इक्वल्स टू b। तो d की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं a माइनस बी या b माइनस ए अपॉन n+1। d की वैल्यू हमने डायरेक्टली निकाल दी यहाँ से b माइनस ए अपॉन n+1। तो कभी भी आपको एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने के लिए बोलेंगे तो n यहाँ पे क्या है, ये n क्या है, जितने अर्थमेटिक मीन आपको इंसर्ट करने के लिए बोले। फॉर्मूला आप ये याद रख लो, वरना ये मेथड याद रखो कि हमने क्या करा, एपी बना ली थी और एपी बनाने के बाद डी फाइंड कर दिया। ये ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं आपको, क्योंकि वो फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा टफ होता है, वो कंफ्यूजिंग है। अगर अच्छे से लर्न हो गया तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। अगर ये भी समझ में आ गया, वो भी आ गया। अगर उसमें हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये मेथड याद रखो। इस मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर यहाँ पे हम वो फॉर्मूला अप्लाई करें b माइनस ए अपॉन n+1, b कितना है, लास्ट टर्म 19, फर्स्ट टर्म 3 अपॉन n+1, मतलब 3+1, तो देखो 16/4, यही तो बना। तो बस एक्चुअली ये बताने का कुछ पर्पस नहीं था यहाँ पे, बस आपको बताने का, ये डी का फॉर्मूला बताने का पर्पस था। डी शॉर्टकट से निकालने का तरीका आपको बता दिया। डी पता लग गया, ए आपको ऑलरेडी पता होता है, तो सारे टर्म्स, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है एपी का, ऐसी ये फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन, सारे टर्म्स फिर इजीली फाइंड कर सकते हो जब ए और डी पता लग जाता है। तो एक ये जनरल मेथड होगी अर्थमेटिक मीन फाइंड करने की। अब आपको बोल देते हैं फाइंड सम ऑफ, एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में बोल देते हैं फाइंड सम ऑफ all the arithmetic means inserted between two numbers। तो sum of n arithmetic means inserted between two numbers, n upon 2 a plus b। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। और आप में से कोई इंटरेस्टेड है फॉर्मूला आया कहाँ से, पूरा चैप्टर फिनिश कर लो, फिर मैं आपको अलग से बता दूंगा ये फॉर्मूला आया कहाँ से। पर अभी नहीं, अभी तो आप ये डायरेक्टली याद रखो। अगर जैसे वापस पिछले क्वेश्चन में चलते हैं, इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 19 और 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें। तो फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 19, बीच में 3 am इंसर्ट करे थे। तो इन तीनों का सम करने का तरीका है am1 प्लस am2 प्लस am3। इसकी सीधी वैल्यू बताने का फॉर्मूला है n+n/2 ब्रैकेट में a प्लस बी। n की वैल्यू, यहाँ पे 3 अर्थमेटिक मीन है, तो n है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे ध्यान रखना n है नंबर ऑफ
अरिथमेटिक मीन ए है फर्स्ट टर्म, जो हमारी एपी बनती है उसका फर्स्ट टर्म है, और बी है लास्ट टर्म, या फिर ए और बी जो नंबर हमें गिवन है वो है नंबर गिवन टू अस। तो 3/2 फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 19, तो 3/2 22 33। तो इन तीनों एम्स का सम 33 के इक्वल। आगे चलते हैं। आगे अब कुछ प्रॉपर्टीज है एपी की। जिसको एपी अच्छे से नहीं सीखना वो ये पार्ट स्किप कर सकता है। स्कूल लेवल का एपी फॉर्मूलाज जितने बोर्ड्स में पॉसिबल क्वेश्चंस हैं सारे हो गए। अब बोर्ड्स के ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस कुछ कुछ होते हैं, उनको करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं एपी की, या आगे कोई कंपटीशन आप दोगे 10th में ही रहते हुए तो उसको करने के लिए, और 11 12th में ये बहुत काम आएगा एपी की प्रॉपर्टीज जो भी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इफ सम कांस्टेंट नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म। of AP, the common difference does not change. Second property है, if whole AP is multiplied or divided by some constant number, our common difference is also multiplied and divided by that number. इसका मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का? अगर आप पूरे एपी को सपोज करो 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस पहले था उसको 5 से डिवाइड कर दो तो नई एपी का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर कहते हो तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे एक ही छोटी सी एपी ले लेते हैं 5 नंबर की, इसको हर एक टर्म को मल्टीप्लाई बाय 5, ईच टर्म मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 1 into 5, 2 into 5, 3 into 5। मैं भी क्या लिख रहा हूँ, सीधा आंसर लिख देता हूँ ना यार, इतने बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे नहीं हो। 1 into 5 5, 2 into 5 10, 15, 20, 25। तो पहले कॉमन डिफरेंस 1 था, बाद में कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 5। तो सिंपल सा ये प्रॉपर्टी है, कॉमन सेंस पे ही बेस्ड है कि एपी के हर एक टर्म को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन डिफरेंस भी ये नया कॉमन डिफरेंस, ऐसे ए डी डैश बोल देते हैं, ये डी इंटू 5, उसी नंबर से पुराने कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो नया कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप एपी को डिवाइड कर रहे हो किसी कांस्टेंट नंबर से, उसी नंबर से पुराने कॉमन डिफरेंस को डिवाइड कर दो नया कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी एक्चुअली ये मैं आपको ना फर्स्ट वीडियो में जब मतलब जब हमने एपी स्टार्ट करा था ये मैं आपको वहीं पे बता चुका था। एक्चुअली ये लैंग्वेज में अगर मैं लिखाऊंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, याद आ जाएगा जल्दी से। यहाँ पे देखो,
ये हमने एक एपी ली, मतलब एक कार्ल फ्रेडरिच ने एपी ली थी, जो इसमें आगे से पहला टर्म और पीछे से लास्ट टर्म, आगे से दूसरा पीछे से दूसरा, आगे से तीसरा पीछे से तीसरा, इन सब टर्म्स का सम कांस्टेंट था कि नहीं था। तो ये एपी की थर्ड प्रॉपर्टी है। अगर आगे से आप nth टर्म लो और पीछे से भी आप nth टर्म लो, तो दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस प्रॉपर्टी को लैंग्वेज में लिख देते हैं, सम ऑफ nth term from beginning and nth term from last is always a constant and equal to first and last sum। देखो, आप किसी भी दो टर्म को आगे से सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए और पीछे से सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, लेके ऐड कर दो, उसका सम हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम की इक्वल आएगा। कोई भी दो टर्म्स लो, आगे से सेम पोजीशन पे पीछे से सेम पोजीशन पे, मतलब आगे से थर्ड लिया तो पीछे से भी थर्ड लोगे, आगे से सेवंथ लिया पीछे से भी सेवंथ लोगे, उन दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल आएगा। प्रॉपर्टी फोर्थ एक्चुअली प्रॉपर्टी नहीं, अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन है, इसे प्रॉपर्टी में कंसिडर कर लेते हैं कहीं कहीं, कि अगर कोई एपी है तो वहां पे बीच वाला टर्म ए प्लस सी अपॉन टू के इक्वल होगा, या अरिथमेटिक मीन इसके इक्वल होगा। Last property, if AP, if from AP terms are chosen at a regular interval, then the terms also form an AP। AP से आप टर्म्स चूज करो किसी रेगुलर इंटरवल पे, तो वो टर्म्स भी AP बनाएंगे। एक और प्रॉपर्टी है, एक्चुअली ये थोड़ी एडवांस प्रॉपर्टी है, अगर आपको कुछ अच्छा करने की आगे ख्वाहिश है तो ये प्रॉपर्टीज जरूर याद रखना। एपी हमेशा लीनियर होती है एन के टर्म्स में। अगर जनरल टर्म लीनियर है एन में, इस तरीके का है कुछ, वे ए एंड बी इज कांस्टेंट, एन यहाँ पे वेरिएबल है, जनरल टर्म अगर लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं एन का, देन द सीक्वेंस विल ऑलवेज बी एन एपी। और अगर सम ऑफ एन टर्म्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं एन में, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एपी होगा। इसको और बेटर तरीके से लिखते हैं, सम का फॉर्मूला हमेशा इस तरीके से दिखेगा आपको एपी में। तो ये एक शॉर्टकट है, अगर आपको कहीं सीक्वेंस दे रखी है, कॉम्पिटिशन्स के लिए शॉर्टकट है, बोर्ड्स में तो ये अप्लाई नहीं कर पाओगे, पर अगर आपको कहीं एपी का जनरल फॉर्मूला दे रखा है, मतलब जनरल टर्म का फॉर्मूला दे रखा है और पूछा है कि ये एपी है नहीं है, आप देख लो जो लीनियर है एन में वो एपी होगी, डायरेक्टली टिक मार दोगे। अगर सम की फॉर्म में दे रखा है तो जहां पे भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है सम का इस फॉर्म में, वो एपी में डायरेक्टली टिक मार दोगे, सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो ये दोनों एक्चुअली ट्रिक में आते हैं, 6 और 7, ये प्रॉपर्टीज में नहीं आते, डेफिनेशन मैथ्स में पूछते नहीं है, पर अगर बाय चांस किसी का दिमाग, मतलब कि कोई पूछ ले बाय चांस, तो वहां पे लिख देना है प्रॉपर्टीज, कोई आप मतलब इम्प्रेस हो जाएगा आपसे, जो भी ये प्रॉपर्टीज पढ़ेगा कि बच्चे को सब कुछ आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं।
और फिर खत्म करते हैं एपी की थ्योरी और एपी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूलाज याद करे हुए हैं। एन एन प्लस वन अपॉन टू, ये आप प्रूफ भी करके देख सकते हो। फर्स्ट टर्म वन, डी की वैल्यू वन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला एन अपॉन टू, टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू तो वन ही है। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो वन और ये टू, माइनस वन करेंगे वन और एन, तो एन प्लस वन इंटू एन अपॉन टू, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी आ गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर एंड सो ऑन एन स्क्वायर तक। सम ऑफ स्क्वायर्स, एन स्क्वायर्स का सम का फॉर्मूला, तो एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्यूब का सम। क्यूब के सम का फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान होता है, मैं तो ट्रिक बता देता हूँ याद रखने की से। जो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, उसी का स्क्वायर कर दो, ये क्यूब का स्क्वायर बन गया। लास्ट पॉइंट है इन रिजल्ट्स में से, अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है सम के फॉर्मूला से, तो एस एन में से एस एन माइनस वन कर दो, तो nth टर्म मिल जाएगा। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है, एस एन प्लस वन माइनस एस एन। तो मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर तक सम का डिफरेंस अगर लोगे तो आपको nth टर्म मिल जाएगा। अब कहना क्या चाह रहे हैं, एक सिंपल सा एपी ले लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया। ये ले लेते हैं, सिंपल सा एपी ले लेते हैं छोटा सा, ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। सम ऑफ फोर टर्म्स करो, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, टेन। सम ऑफ थ्री टर्म्स करो, वन प्लस टू प्लस थ्री। अगर मैं फोर्थ टर्म पूछूं आपसे, तो एस फोर माइनस एस थ्री। तो देखो फोर्थ टर्म आपको ऑलरेडी मिल गया। थर्ड टर्म पूछूं, तो सम ऑफ थ्री टर्म्स माइनस सम ऑफ टू टर्म्स, या फिर यहाँ पे सम ऑफ फोर टर्म्स माइनस सम ऑफ थ्री टर्म, सॉरी, ये यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे तो यार सिर्फ यही फॉर्मूला लगेगा, मतलब ये वाला ही फॉर्मूला, यही ट्रिक लगेगी, और दूसरी वो फॉर्मूला नहीं लगेगा nth टर्म फाइंड करने के लिए सम्स में। अगर सम दे रखा है तो एस एन माइनस वन करेंगे तभी nth टर्म आएगा। तो यहाँ पे एस, सम ऑफ थ्री टर्म्स माइनस सम ऑफ टू टर्म्स, थ्री टर्म्स का सम सिक्स और टू टर्म्स का सम थ्री, तो देखो थर्ड टर्म आ गया। तो एक ये पॉइंट है, याद रखना है। लास्ट पॉइंट, इसको लास्ट बोला था पर एक और चीज है यहाँ पे, वो आप ध्यान रखोगे तो अच्छा है। अगर ये एपी थोड़ी सी और बड़ी कर ले, वन टू थ्री फोर सेवन एट नाइन टेन, अगर मैं बोलूं थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, इसकी पोजीशन बताओ फ्रॉम बिगनिंग, पोजीशन ऑफ इट फ्रॉम बिगनिंग। अगर लास्ट से थर्ड टर्म है, इसकी बिगनिंग से क्या पोजीशन होगी ये बताओ। थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो बिगनिंग से इसकी पोजीशन सेवन होगी,
ऐसे ही करोगे ना, टोटल 10 है, 10 में से 3 माइनस करोगे 7 आ जाएगा। ये गलत है। सेवेंथ पोजीशन पे तो देखो सेवेंथ है। थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट किसकी बात हो रही है? 8 की। तो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट की बिगनिंग से क्या पोजीशन होगी, कैसे निकालेंगे? तो इसकी मेथड यही है, जो भी आपसे पूछा है टोटल में से 3 माइनस करोगे पर साथ में 1 ऐड करोगे, तो अपने आप इसकी पोजीशन आ जाएगी। एट्थ टर्म होगा बिगनिंग से। लास्ट से थर्ड टर्म है तो बिगनिंग से एट्थ टर्म होगा। ऐसे ही लास्ट से अगर सेकेंड टर्म है तो बिगनिंग से नाइन्थ टर्म होगा। क्लियर है? तो इसको जनरलाइज करके पॉइंट बनाना है और कंफ्यूज नहीं होना कहीं पे भी। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर लास्ट से mth टर्म है एंड वी हैव टोटल n टर्म्स, तो पोजीशन ऑफ इट फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग से इसकी क्या पोजीशन होगी? टोटल में से उसकी जो पोजीशन है लास्ट में से वो माइनस करी। देखो जैसे ऊपर हमने क्या करा था, टोटल 10 टर्म थे, उसमें से जो उसकी लास्ट से पोजीशन है वो माइनस करी थी और साथ में 1 भी ऐड करा था। तो यार क्या हो रहा है, ज्यादा देर होगी पढ़ाते में। टोटल, फिर देखो टोटल कितने टर्म्स है? n। उसमें से लास्ट से जो पोजीशन है वो माइनस करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो ये उसकी पोजीशन हो जाएगी बिगनिंग से। ठीक है? तो ये याद रखना आप। और यहाँ पे भी ये याद रखना कि अगर सम दे रखा है और nth टर्म फाइंड करना है तो कैसे करोगे। चलो बाय बाय, थ्योरी खत्म हो गई। अब क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे।